आओ एक नए फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा फोर्स जो कि तभी एग्जिस्ट करता है जब चीजें कांटेक्ट में हो, जब चीजें एक दूसरे को टच कर रही हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है। एक लेक ले लिया है मैंने जो कि पूरा ही फ्रोजन है आइस से, और यहाँ पे दो आइस के ब्लॉक्स हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल ही सेम है शेप और साइज में। इनका मास भी सेम है, मास कुछ 5 kg का मान लो। बस डिफरेंस इतना सा है कि पहली ब्लॉक रेस्ट पे है और दूसरी ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। 5 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अब मैंने ये माना है कि सब कुछ आइस का इसलिए बना हुआ है ताकि हम मान सके कि ये सारी सर्फेसेस फ्रिक्शनलेस हैं। और अगर ऐसा होगा तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये वाली ब्लॉक हमेशा हमेशा के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी, और ये वाली ब्लॉक हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट पे ही रहेगी। और यही तो कहता है हमारा न्यूटन का पहला लॉ। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, तो वो हमेशा इसी वेलोसिटी को मेंटेन करेगी अनलेस उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो, एक नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इन बॉडीज पे एक फोर्स तो लग रहा है। अब ये देखो, ये सारी चीजें धरती के सरफेस के पास हो रही हैं, यानी कि इन दोनों बॉडीज पे ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस पे भी लग रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और मुझे फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना आता है। ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी। जी की वैल्यू हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे इसे मैं राउंड अबाउट करके 10 ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यानी कि 10 इंटू मास, मास है 5, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। तो यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये हो गई 50 न्यूटन्स की। 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन पे। अब न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यू करेगी रेस्ट पे रहना, और अगर एक बॉडी मोशन पे है कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन में, तो वो उस मोशन को मेंटेन करेगी अनलेस उस पे एक नेट फोर्स ना लग रहा हो, नेट अनबैलेंस फोर्स, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे लग रहा है। और ये फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड दिशा में। तो यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये दोनों ब्लॉक्स नीचे धरती की तरफ एक्सेलरेट करनी चाहिए, सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स। लेकिन फिर तुम ये बोलोगे कि राम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं गिरने वाली है क्योंकि यहाँ पे आइस की लेक भी तो है, फ्रोजन लेक। ये इन ब्लॉक्स को नीचे गिरने से रोकने वाली है। तो फिर मैं तुमसे बोलूंगा, तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा इन ब्लॉक्स पे जो कि इन सारे ब्लॉक्स को नीचे गिरने से रोकेगा? तो तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लेक है जिसके कारण ये ब्लॉक्स नीचे नहीं गिर रही हैं। तो यानी कि ये लेक ही इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, और ये फोर्स लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर, ताकि नेट फोर्स हो जाए जीरो। ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स हो जाएगा ब्लॉक पे जीरो। सिमिलरली इस पे भी सेम फोर्स लग रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, और इसका भी मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होने वाला है, 50 न्यूटन्स। अब देखो, दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं और नेट फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है 0 न्यूटन का। अब न्यूटन का पहला लॉ वैलिड हो गया है। ये ब्लॉक जो कि रेस्ट पे थी, ये कंटिन्यू करेगी रेस्ट पे ही रहना, और ये ब्लॉक जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही थी ना, ये भी कंटिन्यू करेगी अपने मोशन को, क्योंकि इन दोनों पे अब कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है और नेट फोर्स हो गया है जीरो। अब इसी फोर्स को हम कह देते हैं नॉर्मल का फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और इसे हम डिनोट करने वाले हैं एफ एन से, एफ एन, नॉर्मल फोर्स। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इस फोर्स का नाम नॉर्मल क्यों रखा, क्या कोई एबनॉर्मल फोर्स भी है? तो नॉर्मल इसलिए क्योंकि नॉर्मल का मैथ्स में मतलब होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये वाली फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब देखो, यहाँ पे ये आइस ब्लॉक, इसकी बॉटम मोस्ट सरफेस ये है, और ये कॉन्टैक्ट में है लेक की सरफेस से, और ये कॉन्टैक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमारे पास नॉर्मल फोर्स ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हमेशा नॉर्मल फोर्स जो है ना, वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, और इसलिए हम इसे नॉर्मल बुलाते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कि एक वेज है, एक ट्रायंगुलर वेज, कुछ ऐसे, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये हो गई ब्लॉक। अब कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया ये वाली सरफेस। तो यानी कि नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होगा ब्लॉक पे, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस दिशा में। वेज इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रही होगी, और वो नॉर्मल होगा इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इसे बना लेते हैं, ये कुछ इस दिशा में होने वाला है, एफ नॉर्मल, और ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब इस नॉर्मल फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये फोर्स तभी ओरिजिनेट होती है
जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो या फिर जब दो बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही हो। अगर यहीं पे ये ब्लॉक कहीं हवा में होती ना और गिर रही होती तो इस पे कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होता, क्योंकि ये किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होती। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्या हो रहा है, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये नया वाला फोर्स, ऐसा हो क्या रहा है। तो आओ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की। ये मॉलिक्यूल्स हैं इस आइस ब्लॉक की और ये मॉलिक्यूल्स हैं इस आइस फ्रोजन लेक की। तो जब ये ब्लॉक इस लेक के पास आता है तो यानी कि ये मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के पास आते हैं, और ये जब पास आते हैं ना तो इन मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो। अब और जूम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया है इस आइस ब्लॉक का और एक और मॉलिक्यूल ले लिया है यहाँ पे लेक का। और जब ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के पास आते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा पास आते हैं ना, कंप्रेस हो जाते हैं, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको नीचे की तरफ ढकेलने लगते हैं, इसको नीचे की तरफ रिपेल करने लगते हैं, और सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन्स इसे ऊपर की तरफ ढकेलने लगते हैं और ये ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं करते हैं, ये एक दूरी बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी दो चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीटली टच नहीं कर सकती हैं। इन दोनों के जो बाहरी लेयर पे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होंगे ना, वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे और इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा एक छोटी सी गैप बच जाएगी। और यही अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो हमें दिखता है एज नॉर्मल फोर्स। ये हमें दिखता है कि नीचे वाली सरफेस ये ऊपर वाले ब्लॉक को रिपेल कर रही है, ऊपर संभाल के ही रख रही है, नीचे गिरने से रोक रही है। वैसे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो ये नॉर्मल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं बल्कि बस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही है।